Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this would be your third video of your December current affair. We have basically covered this current affair from Vision Eyes magazine, and today's topic of discussion would be environment, second would be social issues, and third would be science and technology, and thereafter last we'll see corruption and civil service in India. Right. So let's begin the class. We'll begin the class with the CBD. Recently आपको पता है COP15 हुई थी आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? CFF के अंदर काफी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से. अगर हम बात करें, लेट्स सी द एनवायरमेंट सेक्शन. एनवायरमेंट सेक्शन से जब आप देखोगे, देयर आर न्यूमरस क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, लाइक द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली. एक और क्वेश्चन आपका इसके साथ आया था, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. एक क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है 2012 के अंदर, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट. डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन था आपका. इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी का इंक्लिनेशन कहां है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा है. 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा था द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज. राइट. तो अभी तक 4-5 क्वेश्चन आपके इस लेवल पे आ चुके हैं, तो आपको तैयार होना पड़ेगा एनवायरमेंट को लेके. तो एनवायरमेंट पे स्विच करते हैं दोबारा से. तो सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपको पता होना चाहिए है क्या ये, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन इसको इसके रिगार्डिंग कौन ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसको फिर आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो. दूसरा हम देखेंगे एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी. इसके बाद हम देखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. देखिए आपका 2022 के अंदर पेपर 1 के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, डायरेक्टली पूछा था कि सीबीडीआर का मतलब क्या है, तो आपको ये फुल फॉर्म बतानी थी इसकी. तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एग्जाम में CBAM क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा. एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है. इसके साथ ही अगर मैं सोलर एनर्जी की बात कर लूं, 2022 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया. ये आपसे रिपोर्ट राइटिंग में पूछा गया था. तो ग्रीन एनर्जी पे मैं पिछले साल भी बहुत बताया कि लोगों को ग्रीन एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए. तो जिन्होंने प्रिपेयर करा होगा उनके लिए तो फायदा हुआ होगा, अदरवाइज जिन्होंने हमारी बात को हल्के में लिया है वो बाद में पछताए जरूर होंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. उसके बाद हम देखेंगे पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी. ये भी हम कवर करने वाले हैं. तो इसके पीछे कवर करने का रीजन यही है कि आप यहां पे देखोगे, जब विल सी द एग्रीकल्चर पार्ट. एग्रीकल्चर में जब हम देखेंगे, लेट्स सी क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया. तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है. ठीक है, तो रिवर्स के ऊपर आप देखोगे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी आपसे पूछा गया है. लेट्स सी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट. तो रिवर्स आप देखोगे, रिवर्स के कारण डिस्प्यूट्स होते हैं, रिवर्स के कारण आप देखोगे एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है. तो ये आपको देखना होगा, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्या क्या रिवर्स हमारे लिए कर सकती है. उसके बाद हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर. तो यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक आता है, दैट वाज आस्क्ड इन द ईयर आई थिंक 2019, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. एज एन रिपोर्ट राइटिंग ये पूछा था, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. सो इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2019 एज एन रिपोर्ट राइटिंग. तो यहाँ से आप ये रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं कि यूएन के अंदर वाटर समिट हुई ग्राउंड वाटर को लेके. एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था आई थिंक इन द ईयर 2012 और 13 में क्वेश्चन था प्रमोटिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन इंडिया. ये आपका क्वेश्चन है. तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, वाटर हार्वेस्टिंग आपकी कहाँ करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं. अगेन विल सी रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट. उसके बाद हम कुछ एक इंपॉर्टेंट ये देख सकते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट. बॉम्ब साइक्लोन क्या है, साइक्लोन मैंडमस क्या है, ये क्या है, मैंडोस. अब हम देखते हैं CBD. लेट्स सी. देखिए आपको ये पता होना चाहिए इवेंट कहाँ पे हुआ था. सबसे पहले आप देखोगे मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, तो अगर हम सीबीडी की बात करें सबसे पहले, तो सीबीडी ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, रियो समिट हुई थी 1992 के अंदर, अर्थ समिट भी बोलते हैं उसको. तो 196 पार्टीज ने इसमें क्या किया था, साइन किया है अभी तक, और इंडिया ने भी इसको साइन कर दिया है. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ सीबीडी, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ सीबीडी. ऑब्जेक्टिव क्या है सीबीडी के, देखिए कंजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं. वेस्टर्न घाट में आप देखोगे और दोबारा से आप हिमालयन रेंजेस में देखोगे तो बहुत डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना. अराउंड 8% ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली फाउंड इन इंडिया. तो आपको देखना पड़ेगा इंडिया इज वेरी डाइवर्स इन स्पीसीज. उसके बाद देखोगे सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसका मतलब ये है
अगर आपको वाइल्ड लाइफ को यूज भी करना है, एक्सप्लॉइट करना है, तो आपको सस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन उसका करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप अनसस्टेनेबल वे से आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। कुछ एक एनिमल को भी यूज किया जाता है फॉर मेडिकल यूज, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप अनसस्टेनेबल तरीके से दोबारा से रिकवरी करनी मुश्किल हो सके, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब है कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है, जो इस एरिया के अंदर आप देखोगे, रिमोट एरियाज के अंदर या फिर आप देखोगे जंगल्स के अंदर, ट्राइबल्स की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो मेडिसिनल यूज के अंदर यूज हो सकती है। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे उसको बहुत ऐसी जगह यूज किया जा सकता है, जैसे कंजर्वेशन टेक्निक्स होगी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक, वो भी टेक्निक हम उनसे सीख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक जो कि ट्राइबल लोगों की आप देखोगे इंडिजीनियस नॉलेज से बनी है, लेकिन हम उनकी जो नॉलेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे, पर उसको यूटिलाइज करने के बाद उससे जो हम मॉनिटरी गेन प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हम मॉनिटरी गेन उससे अचीव कर रहे हैं, वो हम उन लोगों तक वापस नहीं दे रहे। अदरवाइज आप देखोगे होता क्या है, आप कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उस पर आप पेटेंट कराते हैं, तो आपकी कोई टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। तो इन सभी लोगों को उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का फायदा जो भी लोग उठा रहे हैं उसको दोबारा से उसका रेम्यूनरेशन करने के लिए फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट। उसके साथ आप देखोगे कार्टेजना प्रोटोकॉल, इसकी एक सब्सिडरी प्रोटोकॉल देखोगे आप ऑन बायो सेफ्टी, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपका। कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल ये आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर है। उसके बाद देखोगे नगोया कोलालमपुर, ये आपका कोलालमपुर इंडोनेशिया के अंदर एक जगह है। तो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, राइट। इसके साथ आप देखोगे जो COP 15 के अंदर अभी हम बात कर रहे थे, COP 15 के अंदर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है अभी हमने अडोप्ट किया है। पहले इससे पहले था HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट, 2020 के अंदर ये क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इसके अंदर कितने टारगेट थे, 20 टारगेट थे IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट के अंदर। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जो हमने कनिमिंगम और मॉन्ट्रियल के अंदर 2030 के ग्लोबल टारगेट आप देखोगे, इट इज अराउंड 23 टारगेट्स, तो इंक्रीज हुआ है। किस तरह के टारगेट आपको ये पता होना चाहिए। टारगेट के अंदर यहाँ पे रखा गया है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड सी यूज चेंज, उसके बाद आप देखोगे रिस्टोरेशन करेंगे डिग्रेडेड इकोसिस्टम का, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। तो इस तरह के आपके क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, राइट। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब आपको बेसिक आइडिया इसका पता चल गया कि क्या क्या CBD है, COP 15 के अंदर क्या हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि 2020 तक थे, ओके। और ये सभी वो टारगेट हैं, आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर 2 में इसको कहीं यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आप ये यूज कर सकते हो कि कनिंगम मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट हमें अचीव करने चाहिए अगर हमें सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी की तरफ बढ़ना है, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे इसमें और इशू क्या रह गए, सबमिट तो हो गई, इशू ये है कि लैक ऑफ फाइनेंस। अमीर जो देखोगे देश जो है, डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने कमिट किया था कि वी विल गिव अराउंड $100 मिलियन एनुअली, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। लेकिन इस हिसाब से हम देखें तो नियरली अराउंड $200 बिलियन भी पर ईयर जो है हमारे ये कम पड़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद देखोगे USA इसकी पार्टी नहीं है, सो एब्सेंस ऑफ USA आप देखोगे एक बहुत बड़ा मेंबर जो है, अगर उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है तो औरों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ USA क्रिएट्स अ बिग फैक्टर। उसके बाद देखोगे इंडिया और CBD की आप जर्नी देखना चाहो तो इंडिया ने CBD को जब रेटिफाई किया तो इंडिया के अंदर एक लॉ आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखोगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जैसे हम देखेंगे कॉमनवेल्थ डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका CAPF के अंदर 2022 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी फुल फॉर्म ये है कॉमनवेल्थ डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉमन आइडिया हमारा क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी रैपिड वे से होने से बचाना, ये हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसको बचाने के लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, रास्ते ये हैं कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आप एमिशन कम करेंगे, राइट। तो ये आपके डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, क्या गरीब देश ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। जब देखोगे उनके अंदर, उनके देश के अंदर पॉवर्टी लेवल इतना हाई है, तो रादर देन स्पेंडिंग ऑन दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी वो ऐसी चीजों पर स्पेंड करे डेवलपमेंट पे जिससे लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये दिखाता है डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करेंगे, गरीब देश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो कैपेबल नहीं है, तो आप उसकी हैंड होल्डिंग कर सकते हो, आप उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी एक नया इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बाद हम देखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सोलर एनर्जी देखते हैं, तो अभी आप देखोगे सोलर एनर्जी के अंदर हमारा टारगेट था 2022 तक 175 गीगावाट
जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू क्या करना था, अचीव करना था, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ठीक है, दैट इज अवर टारगेट और वॉज अवर टारगेट। उसमें से 100 गीगावाट सिर्फ सोलर से होगा, ठीक है। और अभी हम प्रेजेंट स्टेटस देखें इंडिया के अंदर 57 सोलर पार्क्स ऑफ एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ मोर देन 39 गीगावाट इंडिया के अंदर इंस्टॉल है, 57 सोलर पार्क्स, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ आपको ये देखना है कि चैलेंजेस क्या है अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया के अंदर। ढेर सारे चैलेंजेस हैं, लैंड स्कार्सिटी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, हाई कॉस्ट आप देखोगे इसके साथ ही। हाई कॉस्ट किसकी, सोलर पैनल्स की, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली सोलर पैनल्स को डेवलप करता है, क्योंकि इसके लिए जो आपको जो मिनरल्स चाहिए, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स चाहिए वो इंडिया के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, चाइना से भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और ऐसी कंट्री आप देखोगे अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ से वो लेके आने पड़ते हैं। तो लैंड स्कार्सिटी है एक, ये भी देखोगे कि कितने सोलर पैनल लगा सकते हो आप। इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, आप देखोगे सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, और एक्सपेंड हो रही हैं तो टीयर 2 सिटीज़, टीयर 1 की सिटीज़ की तरफ मूव कर रही हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे लैंड स्कार्सिटी वाला इशू है, क्योंकि पॉपुलेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो लैंड स्कार्सिटी आप देखोगे इंडिया के बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिसमें हम सोलर पैनल कैनाल के ऊपर लगा रहे हैं, हम सोलर पैनल अब रूफ टॉप के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बड़े बड़े सोलर पार्क ही बनाओगे, सिर्फ सोलर पार्क आप देखोगे लेक्स के ऊपर भी हमने लगाना शुरू कर दिया है, राइट। सो फ्लोटिंग, आप सोलर पार्क का नाम बताइए, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एंड आल्सो इन इंडिया। उसके साथ आप देखोगे ट्रांसमिशन इश्यूज हैं बहुत सारा, आप देखोगे अटेन्यूएशन लॉस भी होता है, राइट। उसके बाद देखोगे इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी पे क्या हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी पे आप देखोगे 1.8 मिलियन टन्स बाय 2050 तक ई वेस्ट क्या है, जनरेट हो सकता है, ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए इंडिया के पास इतना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वे फॉरवर्ड हो सकता है कि लैंड रिक्वायरमेंट और फंडिंग एंड रूफटॉप जनरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज सॉल्यूशन मतलब बैटर, आपकी जो बैटरी सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है, लिथियम आयन बैटरी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है, जिससे आप स्टोर कर सके, दिन में आप जो एनर्जी को स्टोर करेंगे रात को इसको यूटिलाइज कर सकेंगे इस तरह से, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड सी इज CBAM, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म। देखिए है क्या ये यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट्स एन यूरोपियन कॉन्सेप्ट। यूरोप ने क्या यूटिलाइज किया, यूरोप ने क्या दिमाग लगाया इसके अंदर, इन्होंने ये दिमाग लगाया, अगर कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करेगी, किस तरह की चीज़ इंपोर्ट करेगी जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है, लाइक कार्बन का एमिशन किसके अंदर होगा, यूल सी द इंडस्ट्रीज लाइक आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनसे सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका समझ लीजिए। अगर कोई भी सप्लायर है जो नॉन EU है, वो EU के अंदर क्या करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसको CBM सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट दिखाना पड़ेगा, अगर जो बायर है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सप्लायर जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है और उसको कोई CBM सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या है ये CBM सर्टिफिकेट? CBM आप देखोगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब है आपको टैक्स देना होगा, एडिशनल टैक्स देना होगा कोई भी ऐसी चीज पे जो यूरोपियन यूनियन से बाहर क्या है, प्रोड्यूस की गई है। मेनली जैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील, ठीक है, इन तरह की आपकी जो हाइड्रोजन, जहां से आप देखोगे सबसे ज्यादा कुछ पॉइजनस गैस या फिर ग्रीन हाउस गैसेज या फिर कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। 2026 से ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन इंडिया ने इसके अगेंस्ट क्या किया है, रेज्ड देयर कंसर्न। इंडिया अपोज्ड CBAM, this tax proposed by European Union 27th edition of Conference of Party in Sharm el Sheikh, जो आपका इजिप्ट के अंदर हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए CBAM है क्या। तो मैंने आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसके अंदर बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या है CBAM का, देखो सिग्निफिकेंस ये है, एक तो इट विल एंश्योर कार्बन लीकेजेस। कार्बन लीकेजेस का मतलब है आप देखोगे किसी एरिया के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट वो है, आप देखोगे प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, और वहाँ पे जो आप देखोगे पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो कीप ऑन आप देखोगे वो वहाँ पे विजिट करता रहता है कि आप अपने एरिया, अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस एमिशन या फिर कार्बन का ज़्यादा एमिशन ना हो। लेकिन कुछ एक एरिया ऐसे देखोगे गरीब देश होते हैं जैसे अफ्रीका के अंदर, वो सभी इन प्रोटोकॉल्स को या फिर इन प्रोसीजर्स को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। तो वो अभी भी बहुत जो एमिशन कर रहे हैं कार्बन का। तो इसीलिए क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने बोला अगर यहाँ से कोई भी चीज़ इंपोर्ट होगी यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये है, सो कार्बन बॉर्डर टैक्स इज देयर। उसके बाद इंडियाज अपॉर्चुनिटी और कंसर्न क्या है, ये आप खुद ब खुद पढ़ना, बट इतना ज़्यादा इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, बट ये आपको CBAM पता होना चाहिए है क्या। उसके बाद हम देखते हैं पॉल्यूटेड रिवर stretches for restoration of water quality 2022 report. Let's see.
इसके अंदर हम देखते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आपकी नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो आपके कंट्री के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको मॉनिटर करती है। सो इंडियाज रिवर हैज फॉलन, इसका मतलब है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो इंडिया के अंदर था वो कम हो चुके हैं, बट द नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस इज प्रैक्टिकली अनचेंज्ड। हुआ क्या है, देखिए, सपोज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आपके पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस, वो तो कम हो चुके हैं, लेकिन साथ ही में जो मोस्ट पॉल्यूटेड थे वो अभी तक उतने ही बचे हुए हैं, राइट। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, बट एट द सेम टाइम एक ग्रेव सिचुएशन भी दिखाती है। मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो सीपीसीबी के बारे में आपको जानना है तो ये किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वाटर एक्ट के अंडर, वाटर एक्ट 1974 आपको पता होना चाहिए। उसके साथ आप देखोगे देयर इज एन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर एक्ट आपका 1981 के अंदर आता है, वाटर एक्ट आपका आता है 1974 के अंदर। तो ये ईयर आपको याद रहने चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ आपके पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। उसके बाद आप देखोगे प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 या क्या की कैटेगरी बना रखे हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के। तो प्रायोरिटी 1 में आप देखोगे, प्रायोरिटी 1 के अंदर जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। लेकिन आप देखोगे प्रायोरिटी 5 के अंदर जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो 3.6 ये आपका mg पर लीटर है। तो ये आपके लीस्ट पॉल्यूटेड एरिया है और इनका जो नंबर है वो कम हो चुका है, एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए। उसके बाद रिकमेंडेशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट एक्शन हम ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं वेस्ट वाटर का, पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है, सीवर सिस्टम को दोबारा से क्या कर सकते हैं आप इंप्रूव कर सकते हो, इकोलॉजिकल फ्लो शुड बी मेंटेन इन योर रिवर। एक और इंपॉर्टेंट आप देखोगे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे सुंदरलाल भागुना, ठीक है, तो उनको भी आप कोट कर सकते हो। उसके साथ हम देखते हैं रीजन फॉर पॉल्यूटेड रिवर्स, क्या रीजन हो सकता है, पेपर 2 के अंदर ये यूज कर सकते हो अभी तो मुझे जहां तक लगता है पेपर 2 के अंदर दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख सकते हो कि रीजंस क्या है पॉल्यूटेड रिवर के, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चर रन ऑफ, केमिकल वेस्ट डंपिंग, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लिख लेना, आप हरिद्वार लिख देना, ठीक है, जहां पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, आप उधर से आप लिखते हो देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, आई डोंट नो, मैं उसको अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आप ये सभी चीज़ें क्या करते हो, रिवर के अंदर छोड़ देते हो। उसके बाद देखोगे रिड्यूस अमाउंट ऑफ फ्लो इन रिवर्स, ये भी एक रीज़न है, फ्लो ऑफ दिस रीजन फॉर पॉल्यूटेड रिवर्स। नाउ टैकलिंग रिवर पॉल्यूशन, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। देखो अमृत जो है स्मार्ट मिशन के अंदर जो रिवर से सिटीज से जो एफ्लुएंट होता है उसको बिना ट्रीट किए आप रिवर के अंदर छोड़ ही नहीं सकते। तो सीवरेज सिस्टम को रोबस्ट बनाना होगा। ऑल दो सिटीज जो आपकी रिवर के आसपास बनी हुई हैं, आप कितने भी आप देख लिए, वाराणसी हो गया, ठीक है, उसके साथ आप देखिए यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं मेजर सिटीज़, तो उनके सीवरेज सिस्टम को रोबस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखोगे आप नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रिवर पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू अदर टॉपिक, अगला टॉपिक रहेगा आपका यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। जल्दी से इसको देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन समिट ऑन ग्राउंड वाटर। तो 3 एजेंसी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यूएन वाटर, यूनेस्को, इंटरनेशनल ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट सेंटर। तो SDG 6 जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है वो वाटर से रिलेटेड है, इससे भी आप लिख सकते हो। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या रिकमेंडेशन थी, वी नीड टू इंप्रूव अवर एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इंडिया की अगर हम बात करूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर आप बोर्ड की अगर बात करोगे, तो उन्होंने भी ये बोला है इंडिया के अंदर आप देखोगे अराउंड इन एंड अराउंड पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर आप डिप्लीशन देखोगे, काफी मीटर तक, 8 से 10 मीटर तक आपका 8 से 10 मीटर तो शायद ज्यादा बोल दिया, बट 30 या 40 फुट तक आप देखोगे उसमें क्या है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के अंदर। उसके बाद आप देखोगे प्रोटेक्ट एक्वीफायर रिचार्ज एरियाज, उसके साथ आप देखोगे और इसकी रिकमेंडेशन क्या है, इंडिया इज लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर विद अ 4th ऑफ टोटल ग्लोबल विड्रॉल। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन इंडिया ही करता है। कंसर्न क्या है ग्राउंड वाटर से कम होने से, क्या हो सकता है ग्राउंड वाटर, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, सॉल्ट एनक्रोचमेंट, ड्राइंग ऑफ एक्वीफायर्स, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये सब इशू आपके हो सकते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप इसमें डाल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022 के अंदर। कौन इसको रिलीज करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। इनकी की फाइंडिंग क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी 90% तक आप देखोगे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एक्सपेंशन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर 90% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, ठीक है। सो 2400 गीगावाट बिटवीन 2022 एंड 27 के अंदर क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिंधुजा 1, ये क्या है, इट इज ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर डिप्लॉयड बाय IIT मद्रास। बस इतना पता होना चाहिए सिंधुजा 1 क्या है। डायरेक्टली आपसे ये जो करंट अफेयर के अंदर 1 लाइनर में पूछा जाएगा, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर।
नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बॉम्ब साइक्लोन, साइक्लोन मैंडोस। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, आई विल नॉट डिक्टेट दिस, आई विल डायरेक्टली गो टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे गति शक्ति को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। गति शक्ति आप देखोगे, गति शक्ति एक इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च दिस। इसके अंदर आपका क्या है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें आप देखोगे इंटरग्रेटेडनेस, इंटीग्रेशन लाने की कोशिश है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। पहले क्या होता था, एक मिनिस्ट्री काम कर रही है, जैसे रोड किसी ने बिछा दिया, उसके बाद आप बोलोगे कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री इसके नीचे फाइबर डालना चाहती है, फाइबर केबल, या फिर आप देखोगे दूसरा आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यहाँ से सीवरेज बनाना चाहती है, तो रोड को दोबारा उखाड़ो, दोबारा से सीवरेज सिस्टम लगाओ, फिर एक साल बाद कोई आएगा कि मुझे यहाँ से फाइबर केबल डालनी है, फिर उसको उखाड़ो। तो डिफरेंट तरीके से आप देखोगे कोई सिनर्जी नहीं थी डिपार्टमेंट्स के अंदर, कोई आप देखोगे एक विजन नहीं था। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए पीएम गति शक्ति मॉडल है कि पहले से आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। तो दिस इज अबाउट द गति शक्ति। इसके साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे 5 सोशल सेक्टर्स हम देखते हैं, हेल्थ, विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एजुकेशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये 5 सोशल सेक्टर के आपके डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस हमारा रहता है। तो हमारा एम है टू ब्रिंग इन सिनर्जीज बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम क्या बोलता है, द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज जनरली यूज टू रेफर द सिस्टम that delivers service upon which the health and well-being of the society depends। जैसे आपका एक क्वेश्चन मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। तो वेलबींग जो है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, वेलबींग क्या है आप देखोगे, वेलबींग होता क्या है, पहले आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपकी जो ग्रोथ है मेजर होती थी जीडीपी के बेसिस पे होती थी, लेकिन बाद में आपने देखा जीडीपी इंक्रीज हो रही है कंट्री की, एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ आप देखोगे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, एजुकेशनल लेवल जो है, लिटरेसी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, तो वेलबींग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि सोशल सर्विसेज ब्रॉडली इंक्लूड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सभी जो चीज़ है इट बेसिकली दीज थिंग्स कंप्राइज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना, इन सभी चीजों पे फोकस करना है, तभी क्या हो सकता है, आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक वेलबींग कैन बी एंश्योर्ड अगर हम इन सभी चीजों पे फोकस करेंगे तो। अब सिग्निफिकेंस तो आई विल नॉट डिक्टेट क्या होता है इन्वेस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चीज़ है, आप इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकेंगे अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंप्रूव फॉर सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। की डिफरेंस क्या हो सकता है बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? की डिफरेंस, दीज आर द की डिफरेंस। जो मैं आपको ये डिबेट बता रहा था, जो आपको मैं ये क्लासिक डिबेट बता रहा था, दिस इज द डिबेट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, अ पैराडाइम शिफ्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलबींग के बीच में ये क्या है, एक डिबेट है, यही आपको बताना है। इकोनॉमिक ग्रोथ यह है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलबींग आपका है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो आवास योजना ग्रामीण के अंदर इस बार देखोगे आप बजट में सबसे ज्यादा, आई थिंक इसको आवास योजना का जो बजट था डबल कर दिया गया एकदम से। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर आप देखोगे, आवास योजना के अंदर गरीब मतलब रूरल एरियाज के अंदर आप देखोगे उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बजट डबल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, उसके साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप देखोगे इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर भी आप देखोगे जिसमें फ्री राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसके अंदर रिसेंट रिफॉर्म क्या किए हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ये आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। राइस के अंदर आप आयरन कंटेंट या फिर विटामिन ऐसे मिनरल्स को ऐड कर सकते हो, फोर्टिफाई कर सकते हो, जो कि एनेमिक जो लोग हैं, विमेन हैं, ठीक है, उनके लिए फायदा कर सकेगा। ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। ऑटोमेशन ऑफ सप्लाई चेन, वन नेशन वन राशन कार्ड, आधार सीडिंग, ठीक है, ये आपका किससे कनेक्ट करेगा हर एक चीज को, इट विल बी कनेक्टेड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, अगर आपको टाइमलाइन देखनी है, 1960 में लॉन्च हुआ था, अभी 2013 तक जब इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, तो तब तक क्या क्या चेंजेस थे। चैलेंजेस क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप देखोगे, इंडिया का रैंक आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज, 2022 की रिपोर्ट है। उसके बाद आप देखोगे पुअर पब्लिक ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, मैसिव लीकेजेस है पीडीएस के अंदर। शांता कुमार कमेटी आप लिख सकते हो कि लीकेजेस हैं पीडीएस के अंदर, 40 to 50% लीकेजेस आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं।
हैं। अनसस्टेनेबल पाथ टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी WTO में भी इसको चैलेंज किया गया है, क्योंकि प्राइस डिस्टोर्टिंग मैकेनिज्म है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको कीप ऑन चैलेंजिंग। दूसरी कंट्रीज़ को चैलेंज करते हैं कि आप सब्सिडी देते हो, जब आप सब्सिडी दोगे तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं दूसरी कंट्रीज़ के वो कौन इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये दैट इज़ अगेंस्ट द ट्रेड, आपके ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। लेकिन इंडिया ने इसको चैलेंज किया है, सिंस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है और गरीब भी है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमें ये जो काम है ज़रूरी करने पड़ेंगे। उसके साथ आप देखोगे वे अहेड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। इसके बाद डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप फूड बास्केट को। ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल क्रॉप जो उगाते आ रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको वाटर गजलिंग क्रॉप्स है और जो आपको लास्ट में उसका पैसा भी कम मिलता है, लो वैल्यू क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो आप उससे डाइवर्सिफाई करोगे। हरियाणा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेके आई है कि 7,000 पर एकड़ हम उन फार्मर्स को देंगे जो कि स्विच करेंगे पैडी से दूसरी तरफ, पल्सेस या फिर ऑयल सीड्स और कॉटन, ठीक है, जो कि जिन क्रॉप्स के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। नाउ मूविंग टू द अदर टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा PWD, पर्सन विद डिजेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट हम देखेंगे। तो PWD अगर हम देखें, पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट, तो इंडिया के अंदर आप देखें तो इस रिपोर्ट ने इंडिया की बात नहीं की है, बट ग्लोबली इन्होंने बोला है कि 1.3 बिलियन है, 16% ऑफ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो डिजेबल्ड है किसी तरह से, फिजिकली, मेंटली, राइट। सो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखोगे, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम है 20 साल, ठीक है। एंड उसके साथ ही आप देखोगे उनकी जो आप देखोगे जो अफेक्ट होने के जो चांसेस हैं, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, दे सून बिकम अ विक्टिम ऑफ मेंटल, ठीक है, टॉर्चर। उनको सोसाइटी के अंदर इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। कंडीशन ऑफ डायबिटीज, स्ट्रोक और डिप्रेशन, रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंडीशन, ये सभी उनके ज़्यादा सबसे वनरेबल है। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू PWDs? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमने ये किया है, फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए हमने ये किया, असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन। उसके बाद एसेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाया था हमने, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ऑल दिस थिंग्स। मैं ये आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके CISF LDC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पूछा जा चुका है तो आपसे भी पूछा जा सकता है। दोनों ही एग्जाम आपके CAPF के हैं। उसके साथ आप देखोगे इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड के अंदर बात कर रहा है। डिजिटल डिवाइड्स की हाईलाइट क्या है इसकी? की हाईलाइट ये है कि 60% मैन ओन मोबाइल फोन एंड सेम टाइम सिर्फ 31% के पास क्या है, वुमेन के पास क्या है, मोबाइल फोन है, बाकी के पास नहीं है। तो इनइक्वालिटी यहाँ से दिख गया, किस तरह की डिजिटल डिवाइड हमें यहाँ से दिख गया। रिकमेंडेशन क्या है डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए? इंटरनेट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराओ, वाईफाई प्रोवाइड कराओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लिटरेसी कैंप्स होने चाहिए, हेल्थ केयर रिलेटेड कंप्लेंट्स, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखो ये 4 टॉपिक आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। परजर्वेंस मिशन, आर्टेमिस और गामा रे बस्ट, ग्लास रिपोर्ट, ये आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में नहीं आएगा कि परजर्वेंस मिशन क्या है, आर्टेमिस मिशन क्या है। लेकिन उसके साथ ही एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो। अगर आपसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, पॉवर्टी एलिमिनेशन या फिर एलिवेशन की बात होती है, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। क्या है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? इकोनॉमिक एंड एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये निकाला है। उसके साथ आप देखोगे कुछ एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इसको मेजर कैसे करते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर? बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए वेलबींग से तो आपसे क्वेश्चन आ चुका है। तो वेलबींग होता क्या है? एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरमेंटल क्वालिटी, ठीक है। आप देखोगे दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं, ऑल्दो हाई इनकम है, पर कैपिटा इनकम हाई है, लेकिन वो क्या वो अच्छा एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हैं? नहीं रह रहे। उसके साथ आप देखोगे अपॉर्चुनिटी आप ये दे सकते हो, बेसिक ह्यूमन नीड्स आप यहाँ पे फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन, बेसिक मेडिकल केयर, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी, क्या लोगों की फुलफिल हो पा रही है, ये सभी नेसेसिटीज। सो लुकिंग एट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन गेमिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है CAPF के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल फोन एडिक्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो लेट्स सी, फटाफट हम देखते हैं क्या है ये कंट्रोवर्सी, क्या है ऑनलाइन गेमिंग, क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और इसको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है ऑनलाइन गेमिंग को। ऑनलाइन गेमिंग देखिए बहुत बड़ी समस्या है हमारे यूथ के बीच में। तो एक बार आप देखोगे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्या ऑनलाइन गेमिंग है गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल आप देखोगे इसको टैक्स भी किया जाना चाहिए, तो टैक्स स्लैब के अंडर भी आ गया है, ठीक है। तो वर्चुअल एसेट्स आप खरीदते हो, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अगर आप किसी गेम के अंदर किसी आप अवतार को क्या लेते हो, परचेज करते हो, तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स, राइट। रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग ऑनलाइन गेम, कोविड लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, लोगों के पास काम नहीं था, सो दे स्टार्टेड विद द ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रेगुलेट ई स्पोर्ट्स, और ये सभी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो, बट इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। हमने क्लास के अंदर ऑनलाइन गेमिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल के अंदर, आई विल नॉट डिक्टेट एनी ऑफ इट,
वीर बल दिवस जो है आपका CDS के अंदर पूछा गया था। वीर बल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है एरा माती दिबालू और बंडाराचालम रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ पे है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। सो लास्ट टॉपिक वुड बी करप्शन एंड सिविल सर्विस इन इंडिया। ये हम देखते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था कैन लॉज अलोन फाइट करप्शन, कैन लॉज अलोन फाइट करप्शन। क्लासरूम स्टूडेंट को तो पता होगा कि कैसे हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं की थे तो उनके लिए एक बार डिस्कस कर सकते हैं जो भी इसमें गिवन है। हालांकि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में डिस्कस किया है। सो करप्शन इन सिविल सर्विस इन इंडिया, यहाँ पे आप देखोगे FCI करप्शन केस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करप्शन केस, CBI ने सर्च किया 19 लोकेशन के अंदर, 50 लाख तक की ब्राइबरी वहाँ पे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन ये जो हो रहा है दैट इज नॉट राइट। उसके साथ आप देखोगे वर्ल्ड बैंक बोलता है कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है, ये बोलता है कि इट इज अब्यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट्स। अब इंडिया के अंदर किस किस तरीके से करप्शन होता है, कहाँ पे दिखती है, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, एम्बेजलमेंट, अब्यूज ऑफ पावर, रेड टेप, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब केसेस ऑफ करप्शन अमंग सिविल सर्वेंट्स क्या हो सकते हैं? पहला कॉज क्या है? सिविल सर्वेंट्स के अंदर ये इतनी करप्शन टेंडेंसी है क्योंकि इनको कंपैरेटिवली पे जो है कम मिलती है। अगर आप प्राइवेट उसमें देखोगे सेक्टर के अंदर करोड़ों में लोगों के पैकेज होते हैं, लेकिन यहाँ इनको 1-1.5 लाख 2 लाख तक तनख्वाह मिलती है। ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंसी ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 में बनाए थे, लेकिन अब माहौल चेंज हो चुका है, एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसमें भी अमेंडमेंट हमें चाहिए। उसके साथ आप देखोगे ओपेक रेगुलेशंस एंड हाई डिस्क्रिशन, इनके बाद डिस्क्रिशन पावर बहुत है, ओपेक रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, कॉलोनियल लेगेसी ऑफ अनचैलेंज अथॉरिटी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल क्लासेस। करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस और इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी के पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चलता है एटीट्यूड, रिवर्स रोल मॉडल आप देखोगे पहले आप गांधी जी को मानते थे, भगत सिंह को मानते थे, तो इस हिसाब से आप इंस्टाग्राम पे आज देखते हो बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं दे बेसिकली प्रोजेक्ट पावर और इन्फ्लुएंस करते हैं यंगस्टर्स को गाड़ी दिखा के, ऑफिस दिखा के, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इस हिसाब से आप देखोगे रोल मॉडल चेंज हो चुके हैं, एक्सेजरेट इनक्वालिटी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में। इसके साथ आप देखो गवर्नेंस में अगर करप्शन है तो वायलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। उसके बाद आप देखोगे अनहोली नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल क्लासेस एंड क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेसी, तो ये भी हमारा अनहोली नेक्सस है, अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑल दिस थिंग्स। गवर्नमेंट मेजर ऑफ फॉर चेकिंग करप्शन क्या हो सकता है? आप ऑनलाइन कर सकते हो चीज़ों को, आप इसके साथ ये लगे आ सकते हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को डाल सकते हो इसके अंदर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मिशन कर्म योगी जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया था। सो इंटीग्रिटी टेस्टिंग मॉड्यूल आप रख सकते हो। उसके साथ आप देखो कमेटीज कौन कौन सी हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे बनाई गई है। संथानम कमेटी जिससे CVC बना था, होठा कमेटी, ARC रिकमेंडेशन, ARC फर्स्ट एंड सेकंड, सुरेंद्र नाथ कमेटी, ठीक है, दैट कैन बी एन लेटेस्ट। इसके साथ आप देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो सकता है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। उसके साथ आप देखोगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैनेजमेंट के साथ ही आप देखोगे ये यूपी के काफ़ी आप देखोगे पुलिस ऑफिसर्स को भी रिटायर कर दिया गया था फोर्सफुली, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स की भी बनती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। अगर कहीं पे उनको क्राइम होता दिख रहा है, ठीक है, करप्शन केसेस हैं, तो वो रिपोर्ट करने जरूरी हैं। उसके बाद वैल्यू सिस्टम है फॉर प्रिवेंशन करप्शन क्या हो सकता है? सेल्फलेसनेस, एथिक्स की बात कर सकते हो, तो ये हवाई बातें भी कर सकते हो आप, ठीक है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अदरवाइज जो है आपका दिसंबर का जो करंट अफेयर है मोर और लेस आई थिंक टोटल पूरा हो चुका है। एथिक्स भी हमने निपटा दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिसंबर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम शुरुआत करेंगे आपके नवंबर से, ठीक है, क्योंकि जनवरी की विजन IAS की मैगजीन अभी तक नहीं आई है, तो हम आपका नवंबर वाला करंट अफेयर जल्दी ही कवर करने वाले हैं। तो मुझे ये अब जो PDF है आई विल शेयर दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल, और लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये जो आप मैंने मार्क कर रखे सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो फटाफट, ठीक है। आपको अलग से कोई भी मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।